नमस्कार साथियों, मैं सरवण एसकेसी एजुकेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा जो प्रकरण चल रहा था कक्षा 12वीं का दूसरा प्रकरण पद परिचय के अंतर्गत हमने विकारी शब्दों में विकारी जो चौथा शब्द है क्रिया, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। क्रिया का प्रकरण ज़्यादा बड़ा होने की स्थिति में हमने उसको दो भागों में बांटा। तो पहला भाग था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया का जो 3 आधार पर भेदों का वर्गीकरण किया गया था, उसमें पहला जो कर्म के आधार पर था उसको हमने कल यानी पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो अगर आपको याद हो तो 2 प्रश्न आपको दिए थे कि आसमान में पतंगें उड़ रही है। दूसरा था बालक पतंग उड़ाता है। 2 वाक्य आपको दिए गए थे। इन दोनों में आपको कर्म के आधार पर क्रिया का भेद छांटना था। अब बात यूं कि आसमान में पतंगें उड़ रही है, हमने 3 कंडीशन पढ़ी। पहला, वाक्य में कर्म के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, क्या। दूसरा, पद परिचय के अनुसार, और तीसरा था काल परिवर्तन। इन तीनों के अनुसार हमने कल सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेदों को पहचानने की कोशिश की थी। तो ध्यान करें, आसमान में क्या उड़ रही है, बिल्कुल क्या लग गया ना। ऐसे ही उदाहरण हमने कर लिए थे। क्या लगना नहीं होता, हमने पहले ही बताया, अर्थात मैंने पहले भी आपको ये बताया कि क्या किसके स्थान पर आना चाहिए, कर्म, न कि कर्ता के स्थान पर। अब आपको इस वाक्य में कर्म कौन सा है, कोई कर्म दिख रहा है? अब ढूंढ भी लो। मैं अधिकरण, मैं पेपर, ये तो कारक हो गया अधिकरण। देखो क्या नियम नहीं लगता, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया पहले ही। अब हम चलते पद परिचय की ओर। ये अधिकरण है, कारक। पतंग है खुद क्या है, खुद उड़ रही है अर्थात करता है, उड़ रही है क्रिया है। फिर अब बताइए आप, इसके अंदर कर्म कहां बचा? कर्म नहीं बचा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि ये वाक्य कैसा है, अकर्मक क्रिया का है। कैसा है? अकर्मक क्रिया का। अब ध्यान करो, काल परिवर्तन कर दो। आसमान में पतंगे उड़ रही है या आसमान में पतंगे उड़ रही थी, क्या नया लगा? कहीं नया नहीं लग रहा है। मतलब सीधी सी बात, इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? अकर्म। सेम का सेम सिस्टम पहला, इसमें क्या लग रहा है, बालक क्या उड़ाता है, बिल्कुल इसमें क्या लग रहा है। लेकिन यहां पर पतंग खुद नहीं उड़ रही, उसको उड़ाने वाला कर्ता कोई दूसरा है। कर्ता कौन है? बालक। उड़ाना क्या है? क्रिया। कल हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, कर्ता के साथ कर्म और कर्म के साथ क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया। ये हमने सीक्वेंस पढ़ा था। अगर इसमें कर्म गायब हो जाए तो यहां पर अकर्मक हो जाएगी। तो बात ये करें, आप ध्यान करें, इस वाक्य को पद परिचय के अनुसार देखते हैं। वो देख लिया, करता ये है, पतंग को एक बार छोड़ दीजिए, उड़ाता है क्रिया है, तो पतंग क्या हो गया? कर्म। यहां भी बात हमें समझ में नहीं आई, मान लीजिए आ तो जाएगी लेकिन नहीं आई, तो हमें तीसरा कंडीशन क्या है? काल परिवर्तन। बालक ने पतंग उड़ाई। अब बालक ने पतंग उड़ाई, कर्ता के साथ न लगने पर सदैव सकर्मक क्रिया होती है, ये हमने पढ़ा था। वाक्य एक ही है दोनों लगभग, लेकिन एक के अंदर अकर्मक क्रिया है और दूसरे के अंदर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में
आया होगा। अब देखते हैं क्रिया का दूसरा जो वर्गीकरण था संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, वो होते हैं 5। दूसरा, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं? 5। पहला, संयुक्त क्रिया। दूसरी, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी, नाम धातु क्रिया। और 5वीं, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, ये संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। देखो बात करते हैं पहले संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, ये ध्यान करें कि वाक्य के अंदर हमेशा एक कार्य होंगे, अर्थात एक तो होगा कार्य और 2 होंगे क्रियापद। एक तो होगा कार्य और 2 होंगे क्रियापद, मतलब काम एक किया जाएगा लेकिन क्रियाएं कितनी होगी? 2। जैसे वह, इसमें होगी एक तो एक कार्य और 2 क्रियापद। एक कार्य और 2 क्रियापद होने की स्थिति में कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया, मतलब 2 क्रियाओं का क्या होगा? योग होगा। जैसे वह अचानक रोने लगा। अब देखिए, रोना और लगना 2 क्रियाएं इसके अंदर, रोना और लगना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण और देख लीजिए। आपने पाठ पढ़ लिया। आपने पाठ पढ़ लिया। इसके अंदर भी 2 क्रियाएं हैं, पढ़ना और लिया। 2 क्रियाएं हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में भी क्या है? यहां पर संयुक्त क्रिया होगी। मतलब एक ही वाक्य में, इसमें कार्य रोना एक ही हो रहा है लेकिन क्रियाएं कितनी लग रही है? 2। इसमें कार्य पाठ पढ़ना एक ही हो रहा है लेकिन पढ़ना और लिया 2 क्या है? क्रिया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अब आगे चलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। किसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया? देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया परिभाषा क्या होगी कि जब कर्ता एक कार्य पूर्ण करके, जब कर्ता एक कार्य पूर्ण करके दूसरा कार्य करता है, दूसरा कार्य करता है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखो कि चूहा शेर पर चढ़कर फुदकने लगा। अब देखिए, चूहा शेर पर चढ़कर फुदकने लगा। चूहा कार्य कर रहा है, अर्थात जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य करता है। चूहा शेर पर, पहले क्या हुआ? चढ़ना। उसके बाद क्या हुआ? वो फुदकने लगा। अर्थात पहली क्रिया कौन सी है? चढ़कर। तो ये क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया, अर्थात
पढ़ना। पहले क्रिया पूर्ण कौन सी हुई है? पढ़ना, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पढ़ना। अब कभी कभी इसमें तात्कालिक क्रिया भी आती है, इसी का ही भेद है, पूर्वकालिक का ही। तात्कालिक मतलब पुलिस आते ही शब्द का प्रयोग होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगी? तात्कालिक क्रिया होगी कि पुलिस के आते ही या पुलिस आते ही चोर भाग गया, आते ही कोई हाथों हाथ जब घटना घटित होती है उस समय क्या होता है? तात्कालिक क्रिया होती है, लेकिन हमें पूर्वकालिक तक ही ध्यान में रखना है। तीसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कर्ता स्वयं नहीं कार्य करेगा और अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाएगा। जैसे कर्ता स्वयं कार्य न करके या कर अन्य से कार्य करवाता है। ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे सुमन ललिता से पत्र लिखवाती है। सुमन ललिता से पत्र लिखवाती है। कर्ता सुमन ललिता से किसी अन्य से कार्य करवाती है। ऐसी स्थिति में क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होगी कि सुमन ललिता से पत्र लिखवाती है। अर्थात ऐसे वाक्यों के अंदर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है। माँ बेटी से भोजन बनवाती है। माँ बेटी से भोजन बनवाती है। अर्थात माँ प्रेरणा से बेटी से कार्य करवाती है। माँ प्रेरणा के माध्यम से बेटी से कार्य करवाती है क्या? कि भोजन बनवाती है। अब देखते हैं क्रिया का संरचना के आधार पर क्रिया का अगला भेद, नाम धातु और कृदंत क्रिया। उनको हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो देखते हैं संरचना के आधार पर क्रिया का जो अगला भेद है वो है कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। संरचना के आधार पर चौथा और ये पांचवा। देखिए कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। संज्ञा यानी दुनिया के सब नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम, विशेषण इन दोनों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया मतलब धातु, संस्कृत की धातु के साथ नाम। क्रिया प्रकरण शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रत्यय लगेगा वो धातु के साथ ना ही लगेगा। ऐसा थोड़ी बोला था कि उस धातु के साथ ता प्रत्यय भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ये ध्यान कीजिए कि कृदंत का मतलब हुआ क्रिया चल है के साथ ना लग गया, ये धातु है और ये ना प्रत्यय लगने से क्या बन गया? चलना। ये तो क्रिया बन गई। लेकिन मैंने ऐसे कब कहा कि आप ता नहीं लगा सकते? अब जो बाकी बचे जितने भी प्रत्यय है, बाकी बचे जितने भी प्रत्यय है वो सब क्या कहलाएंगे? कृदंत क्रिया के उदाहरण होंगे। जैसे चल के साथ मैंने लिख दिया कर, तो क्या बन गया? चल कर। चल के साथ मैंने लिख दिया प्रत्यय लगा दिया आ, तो बन गया चला। ऐसे प्रकार से बहुत सारे, जैसे चल के साथ मैंने लिख दिया ता, तो बन गया चलता। बहुत सारे ऐसे प्रत्यय जोड़कर हम क्या कर सकते हैं?
एक ही धातु के अनेक प्रकार की क्रियाएं बना सकते हैं। तो फिर ये तो हुई धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये ना लगेगा तो क्रिया तो बन जाएगी, लेकिन बाकी जितने भी प्रत्यय लगते हैं ना, उस समय कौन सी क्रिया बनती है? कृदंत क्रिया। यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं नाम धातु। अब संज्ञा क्या है? नाम है। तो इन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब इनका ही कहीं ना कहीं नाम से संबंध है। फिर विशेषण, इन दोनों का ही विशेषता बताते हैं, मतलब इसका भी कहीं ना कहीं नाम से संबंध है। तो ये नाम। अब नाम मतलब इनके आगे, इनके साथ कोई प्रत्यय जुड़कर, मतलब नाम के साथ क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। नाम के साथ जुड़कर बनेगी तब, जरूरी नहीं हर एक में बनेगी। जैसे कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। अपना क्या है? सर्वनाम। इसके साथ मैंने क्या लगाया? ना, तो क्या बन गया? अपनाना। उसी प्रकार रंग है, गुण है, अर्थात विशेषण है। रंग के साथ मैंने लगा दिया ना, तो क्या बन गया? रंगना। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो नाम के साथ क्या लगता है? प्रत्यय लगने से। इन तीनों के साथ जो प्रत्यय लगेगा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगेगा, वहाँ पर बनने वाला शब्द जो क्रिया का रूप धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। आशा करता हूँ संरचना के आधार पर क्रिया के जितने भी भेद हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब चलते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमान कालिक क्रिया, तीसरा भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। अब देखिए, जिस क्रिया के माध्यम से हमें बीते हुए समय का क्या हो? बोध हो। जैसे राम ने खाना खाया था। ये क्रिया क्या है? बीते हुए समय का बोध करवाती है। जैसे रमेश गया था। ये क्रियाएं क्या है? बीते हुए समय का बोध करवाती है। वर्तमान कालिक मतलब वे क्रियापद जो वर्तमान समय में क्या है? घटित होने वाली घटनाओं का विवरण देते हैं। जैसे राम खेल रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है। अर्थात वर्तमान समय का बोध करवाती है। तीसरा, ऐसे क्रियापद जो आने वाले समय का बोध करवाते हैं। जैसे वह कल आएगा। उसकी परीक्षा, उसकी परीक्षा कल होगी। मतलब आने वाले समय का जो बोध करवाते हैं उसे हम कहते हैं क्रियापद, अर्थात वो भविष्यकालिक क्रियापद होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का SKC एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए, और आशा करता हूँ ये प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं, धन्यवाद।